गोजो सीधा हिकारी मॉल के अंदर जाता है जहाँ पर कई सारे लोग फंसे हुए थे। गोजो को वैसे तो मालूम था कि यहाँ पर उसके लिए कोई जाल बिछाया हुआ है, लेकिन उसे फिर भी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि गोजो कई ज़्यादा पावरफुल है और ये छोटे मोटे कर्सेस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इस सब के बाद गोजो अंडरग्राउंड के अंदर जाने लगता है। इस सब के बाद सेमेट्री के अंदर हमें इटाडोरी, मैमे और उसका छोटा भाई दिखाए जाते हैं। इटाडोरी कहने लगता है कि गोजो को वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैमे का छोटा भाई कहने लगता है कि उसकी बहन को किसी आलतू फालतू आदमी के बैकअप के लिए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैमे उसे बताने लगती कि गोजो कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और वक्त आने पर उसे वहाँ पर बैकअप के हिसाब से जाना ही पड़ेगा। अब इन लोगों को पता चलता है कि शिबुया के अंदर एक और कर्टन बिछाया गया है और इन लोगों को वहीं पर जाना है। इटाडोरी भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार था। गोजो भी उड़ते हुए शिबुया स्टेशन के वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जोगो, हनामी और चोगो से होती है। गोजो जोगो से कहने लगता है कि पिछली बार की तरह बहाना बनाकर यहाँ से भाग मत जाना, लेकिन जोगो गोजो से कहने लगता है कि इस बार भागने की जरूरत तो तुम्हें पड़ने वाली है। इटाडोरी और बाकी के लोगों को मालूम चलता है कि जिस जगह पर गोजो है वहीं पर दूसरा कर्टन भी बिछाया गया है और इन कर्टन्स के बीच के अंदर कई सारे ट्रांसफिगर्ड इंसान भी मौजूद हैं। और इटाडोरी समझ जाता है कि माइटो भी यहीं पर होगा जिसने उसके दोस्त चुनपी को मारा था। इस सब के बाद मैमे वहाँ पर 2 क्रोस को भेजती है ताकि वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेकर आ सके और फिर वो इटाडोरी को स्टेशन का मैप दिखाने लगती है। वो कहती है कि यहाँ पर 5 लेवल्स है और लेवल 5 पर कई सारे ट्रांसफिगर्ड इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसके क्रोज लेवल B2 पर जाने के साथ ही मारे गए, तो वो सभी कर्सेस वहीं पर मौजूद होने चाहिए। और फिर मैमे इटाडोरी से पूछने लगती है कि क्या वो माइतो को मारना चाहता है या फिर ट्रांसफिगर्स को, जिस पर उसे मालूम था कि इटाडोरी माइतो को ही चुनेगा। मैमे और उसका छोटा भाई लेवल 5 पर जाने लगते हैं ताकि वो ट्रांसफिगर्स को मार सके और इटाडोरी लेवल B2 पर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात माइटो से होगी। और ये लोग कहने लगते हैं कि जब इनकी मुलाकात फिर से होगी तब तक ये कर्टन नीचे जा चुका होगा और इन लोगों को इस चीज़ के बारे में भी मालूम चल जाएगा कि आखिर इनका दुश्मन लेवल 5 पर क्या खिचड़ी पका रहा है। इटाडोरी भी मैमे की बात से ही सहमत होता है और वो कहने लगता है कि बिल्कुल ही ऐसा ही होगा। और जैसे ही इटाडोरी लेवल B2 पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक ग्रास हॉपर जैसा कर्स दिखाई देता है और वो ग्रास हॉपर एक इंसान की खोपड़ी को खा रहा था। और जैसे ही इटाडोरी ये चीज़ देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और टिड्डा समझ जाता है कि इटाडोरी एक सॉर्सरर है। वो ग्रास हॉपर इटाडोरी से कहने लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ और इटाडोरी उससे सवाल करने लगता है कि आखिर माइतो किस जगह पर मौजूद है, जिस पर वो ग्रास हॉपर कहने लगता है कि माइटो नीचे वाले लेवल पर मौजूद है और वो ग्रास हॉपर यहाँ पर कर्टन की रखवाली कर रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। इटाडोरी को यहाँ पर शक होने लगता है कि क्या कहीं ये ग्रास हॉपर नहीं तो कर्टन नहीं बनाया, लेकिन अचानक से उस ग्रास हॉपर के पीछे उसे एक कील जैसी चीज़ दिखाई देने लगती है और इटाडोरी फैसला कर लेता है कि वो इस चीज़ को तोड़ देगा। और वो ग्रास हॉपर कहने लगता है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा मूर्ख होते हैं, इंसान काफ़ी सारी पचकानी बातें करते हैं, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, जिस पर इटाडोरी उसे एक कसकर लात मार देता है। और इटाडोरी उस ग्रास हॉपर से कहने लगता है कि तुम्हें इंसानों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो ग्रास हॉपर इटाडोरी से सवाल करने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन सा कर्ज हूँ, जिस पर इटाडोरी कहने लगता है कि तुम तो ग्रास हॉपर कर्ज हो। और ये चीज़ सुनने के साथ ही ग्रास हॉपर चौंक जाता है क्योंकि इटाडोरी ने उसके सवाल का जवाब दे दिया था, तो वो ग्रास हॉपर समझ जाता है कि इटाडोरी भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। इस कर्ज स्पिरिट का जन्म काफ़ी अजीब तरीके से हुआ था। ये कर्ज स्पिरिट किसानों का वो डर है जब वो उसकी फसलें खराब कर दिया करते थे और इसी तरह से इस ग्रास हॉपर कर्ज का जन्म हुआ। वो ग्रास हॉपर अब इटाडोरी के ऊपर कई सारे अटैक करने लगता है, लेकिन इटाडोरी उन सभी को डॉज कर लेता है और इसी के चलते वो ग्रास हॉपर ये चीज़ भी रियलाइज़ करने लगता है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो उसे बार बार कहा नहीं करते। अब इटाडोरी और उस ग्रास हॉपर के बीच में फेस्ट फाइट शुरू हो जाती है। ग्रास हॉपर को लग रहा था कि वो तो काफ़ी आराम से जीत जाएगा क्योंकि उसके 4 हाथ है, लेकिन इटाडोरी उससे फाइट के दौरान काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगता है। इटाडोरी अब उस ग्रास हॉपर को जोर का मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन वो ग्रास हॉपर कुछ ज़्यादा ही शाना होता है, जिस वजह से वो अपनी पूंछ को ही आगे कर लेता है और जैसे ही इटाडोरी का पंच उसकी पूंछ पर पड़ता है तो उसकी पूंछ ही टूट जाती है। इटाडोरी उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो मौत की सज़ा ही मिलेगी क्योंकि तुमने कई सारे इंसानों को मारा है। और इस सब के बाद इटाडोरी उस ग्रास हॉपर का खेल खत्म कर देता है और आखिर में इटाडोरी उस कर्ज ऑब्जेक्ट को भी खत्म कर देता है और यहाँ पर वो कर्टन खत्म हो चुका था। और दूसरी तरफ मैमे ने भी उनसे भी ट्रांसफिगर्ड्स को मार दिया था। मैमे अपने छोटे भाई को कहने लगती है कि कुछ ही देर में इटाडोरी भी यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए।
और यहाँ पर माइतो समझ चुका था कि ग्रास हॉपर कर्स को किसी ने मार दिया है। उसे जरूर किसी पावरफुल सॉर्सरर ने मारा होगा। वो भी उससे लड़ाई करना चाहता था, लेकिन अभी तो उसे अपने प्लान के हिसाब से ही काम करना होगा। और माहितो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ पर गोजू मौजूद है। और कुछ ही देर में इटाडोरी की मुलाकात मैमे से फिर से हो जाती है और इसी के चलते ये लोग दूसरे लेवल पर जाने लगते हैं। और यहाँ पर मैमे भी इटाडोरी की तारीफ करने लगती है, क्योंकि इटाडोरी ने बिना किसी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट किए ही उस टिड्डे को खत्म कर दिया। वो बताती कि इटाडोरी तो किसी ग्रेड 1 की तरह पावरफुल है। और इटाडोरी कहने लगता है कि वो कर्स माइतो नहीं था। और जैसे ही ये सभी लोग B5 लेवल पर पहुंचते तो इन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं देता, जिसके चलते ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये लोग लेट हो चुके हैं। उस जगह पर सिर्फ एक लड़की बैठी हुई थी जो कि खतरनाक शॉक के अंदर थी। इटाडोरी उससे बात करने जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। और दूसरी तरफ यहाँ पर गोजू की लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी। हानामी सभी रास्तों को बंद करने लगता है और ये देखते हुए गोजू कहने लगता है कि मैं यहाँ से वैसे भी नहीं भागने वाला। अगर मैं यहाँ से भाग गया तो तुम वैसे भी सभी इंसानों को मार दोगे। जो वो कहने लगता है कि इन आम लोगों को तो वैसे भी मरना ही होगा। और इतना कहने के साथ ही वो सभी आम लोगों को ट्रेन की पटरी पर खींच लेता है। और यहाँ पर हम लोगों को मालूम चलता है कि हानामी ने सारे रास्ते इसीलिए बंद किए थे ताकि गोजू आम इंसानों के बीच में रह सके। और अब इसी सब के चलते हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गेटो ने इन लोगों को बताया था कि गोजू सबसे ज्यादा शक्तिशाली तभी होता है जब वो अकेला लड़ाई कर रहा हो, और अगर उसके आसपास कई सारे लोग होंगे तो वो अटैक भी नहीं कर पाएगा। अब जोगो गोजू की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में वो कई सारे इंसानों को भी अपनी आग की मदद से खत्म कर देता है और हानामी भी उसे देखने के साथ ही कुछ ऐसा ही करने लगता है। और चूजू अपनी ब्लड टेक्निक की मदद से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन गोजू की इन्फिनिटी की वजह से उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। जोगो और हानामी गोजू की तरफ पंच मारने लगते हैं, लेकिन इन्फिनिटी की वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाते। अब ये लोग डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करने लगते हैं, जिस वजह से गोजू की इन्फिनिटी टूटने लगती है। गोजू एक बार के लिए वहां से हट जाता है और वो समझ जाता है कि ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। गेटो ने बताया था कि गोजू की इन्फिनिटी कई ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर वो उसका ज्यादा यूज करेगा तो वो अपने आसपास के लोगों को भी कुचल देगा। और इसी के चलते गोजू अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग भी अपना डोमेन नहीं बना सकते, क्योंकि इसके चलते कई सारे लोग मर जाएंगे। और अगर ऐसा होने लगा तो गोजू भी अपना डोमेन बना लेगा। इन लोगों को गोजू को सिर्फ 20 मिनट तक उलझाए हुए रखना था। तब तक गेटो अपने प्रेजेंट रेलम के साथ तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जोगो एक इंसान को मार देता है। वो अब गोजू पर हंस रहा था और गोजू यहाँ पर अपने आंखों की पट्टी हटाने के साथ ही कहने लगता है कि मुझे तुम पर हंसी आ रही है, क्योंकि तुम बेवकूफों को लग रहा था कि ये फुद्दू सा प्लान मेरे खिलाफ काम करेगा। और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।